नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है प्लियोट्रॉपी का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नई बुक के अंदर प्लियोट्रॉपी इंक्लूड किया होगा, पुरानी बुक के अंदर ये सप्लीमेंट में था, ठीक है। तो आप देख लेना, इफ़ यू गॉट अ न्यू बुक देन इट विल बी देयर इन द मेन टेक्स्ट, अदरवाइज इट इज़ इन द सप्लीमेंट्री पोर्शन विच वॉज गिवन इन द बैक, लास्ट पेजेस में दिखा रहे होंगे। प्लियोट्रॉपी क्या एग्जाम्पल है? मेंडल क्या कहता है, एक करेक्टर जो है वो वन पेयर फैक्टर से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। वन पेयर फैक्टर कंट्रोल वन करेक्टर, है ना। अगर अपन को हाइट लेनी है तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो कैपिटल टी हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकते हैं, है ना। कलर को ले लें तो उसके लिए अलग फैक्टर है, कलर ऑफ फ्लावर के लिए अलग फैक्टर है, कलर ऑफ सीड के लिए अलग फैक्टर है, कलर ऑफ पॉड के लिए अलग फैक्टर, हर चीज़ के लिए अलग अलग उसने फैक्टर मांगे, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्या कह रहा है? प्लियोट्रॉपी इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। प्लियोट्रॉपी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि यर वन पेयर ऑफ फैक्टर कैन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर। वो एक से ज़्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहाँ दो दो को कर रहे होंगे वो, ठीक है। हम जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वहाँ दो दो करेक्टर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर हम ब्लड के अंदर देखें, द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द टाइप ऑफ द शेप ऑफ द आरबीसी एंड द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय वन जीन, वन पेयर ऑफ जीन। एक ही पेयर ऑफ जीन जो है वो शेप ऑफ द आरबीसी एंड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन दोनों को करता है। तो अगर हम सिकल सेल एनीमिया लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो दो तरह की कॉम्बिनेशन हुई, जो अगर मैं मान लेता हूँ HbA ले लेता हूँ और HbS ले लेता हूँ। HbS जो है वो सिकल सेल को डिनोट कर रहा है, और HbA जो है वो नॉर्मल, और हम कह सकते हैं कि बाइकॉनकेव आरबीसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए अगर हम लेते हैं एक पेरेंट ऐसा लेते हैं जिसका नॉर्मल ब्लड ग्रुप है, और एक पेरेंट ऐसा लेते हैं जिसके अंदर जो है ब्लड ग्रुप तो मतलब दिखने में तो नॉर्मली दिख रहे हैं, लेकिन वो और जो SBS है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो ये कैरियर होंगे, ऐसे जो जिनके अंदर जीन होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो उनको हम कैरियर कहते हैं। डिफेक्टिव जीन उसके अंदर प्रेजेंट है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से HbA आया, इधर से भी HbA आया, उधर से एक में HbA आया, और एक भी है HbS आया। तो यहाँ पे 50% जो बच्चे होंगे वो तो नॉर्मल होंगे, इस टाइप के 50% बच्चे ऐसे होंगे। नाउ हम नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं। अगर हमारे पास में दो ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कैरियर हैं, HbA एंड HbS, और यहाँ भी क्या है HbA एंड HbS, तो इनके फैक्टर कैसे सेग्रीगेट होंगे, HbA HbS, यहाँ भी आया HbA एंड यहाँ लिख देते हैं HbS। नाउ A और S साथ, A और A गए तो जस्ट नॉर्मल, मम्मी पापा से भी अच्छे हो गए ये, ठीक है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि द करेक्टर कैन इवन इम्प्रूव बेटर देन द पेरेंट्स। बोथ द पेरेंट्स वर कैरियर, लेकिन ये अनडिफेक्टिव है, ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा हो गया, जबकि ये और ये कैरियर रहेंगे जैसे फादर एंड मदर थे, HbA एंड HbS। तो मैं इसको इंटू 2 कर देता हूँ, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से HbS और इधर से HbS, तो दिस विल बी सिकल सेल्ड। इसके जो शेप होंगे आरबीसी के वो कुछ कुछ इस तरह से शेप होंगे, ठीक है। आरबीसी विल बी नॉट द बाइकॉनकेव शेप जैसे कि नॉर्मल होता है, बाइकॉनकेव। आरबीसी का वैसे शेप क्या होता है,
हाँ जैसे सर आप, गोल। हाँ वो जैसे आपने पॉपिंस की गोली देखी होगी ना, पॉपिंस आती हैं रेड कलर वाली, पॉपिंस निकाल लीजिए उसमें तो मल्टी कलर रहते हैं। तो उसके बॉर्डर जो होते हैं वो तो मोटे होते हैं, गोल है वो, बीच में बॉर्डर मोटा है, बीच में से पिचकी हुई है। इट इज़ समथिंग सिमिलर टू दैट। ये जो पोर्शन है वो पिचका हुआ है इसका, और बाकी पोर्शन जो है वो और उनके बदले में ये नॉर्मल आरबीसी की जगह ये। तो अब इसमें क्या है, द आरबीसी, द शेप ऑफ द आरबीसी तो बिकल सिकल शेप, शिकल शेप, एंड उसका हीमोग्लोबिन भी खराब हो गया। ठीक है। तो इस केस के अंदर बोथ the shape of RBC and type of हीमोग्लोबिन, मैं एच बी से लिख देता हूँ हीमोग्लोबिन को, आर डिफेक्टिव। दोनों ही डिफेक्टिव हो गए इसके अंदर। जबकि यहाँ पे क्योंकि ए इज डोमिनेंट तो एस को एक्सप्रेस नहीं होने देगा यहाँ पे ये। तो ये एक इसका एक केस अपन को देखने को मिल रहा है। वी विल स्टडी अबाउट दिस फर्दर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द म्यूटेशन। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर जो डिजीजेस हैं, ऑटोसोमल एंड क्रोमोसोमल डिजीजेस, तब हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। अनदर केस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जो आपके बुक में दे रखा है यहाँ पे, वो है केस दैट इज द shape of the peas and the type of starch found in this। पढ़ता हूँ यहाँ क्या लिखे हैं, ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है, एक ही जीन जो है एक से ज़्यादा इफेक्ट देगा। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन द पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जी, स्टार्च सिंथेसिस। ठीक है, उसको इन्होंने कैपिटल बी से लिखा है। नॉर्मल या बड़ा स्टार्च सिंथेसिस होता है वो कैपिटल बी वाला है। छोटे जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं स्टार्च के, उसको स्मॉल से। इसमें क्या है, लार्ज स्टार्च, STAR, वापस वही गलती, लार्ज स्टार्च ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पे स्मॉल या टाइनी स्टार्च ग्रेन्यूल्स। उसके साथ साथ में ये क्या, ये राउंड भी होंगे। द शेप ऑफ द सीड विल बी राउंड, और ये रिंकल रहेंगे। तो दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है ये। सेम पेयर ऑफ जीन इज कंट्रोलिंग टू थिंग्स, दैट इज द शेप ऑफ द जीन्स एंड द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टार्च सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस, देयरफॉर द लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस जो है वो लेसर एफिशिएंसी ऑफ द स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, after maturation of the seed, capital B seeds are round and the small b are wrinkled। तो दो चीज़ों को डिनोट कर रहा है ये। दिस इज डिनोटिंग टू थिंग्स, दैट इज ये सीड का शेप को एंड द स्टार्च ग्रेन्यूल्स को, दो चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है। सेम पेयर ऑफ जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन करेक्टर। जबकि मेंडल तो कहता है कि वन पेयर ऑफ जीन विल कंट्रोल ओनली वन करेक्टर। तो या तो मेंडल गलत है या एक्सपेरिमेंट गलत है। तो एक्सपेरिमेंट तो गलत है नहीं, वो तो दिख ही रहा है हमको। इसका मतलब मेंडल वॉज रॉन्ग समवेयर। ठीक है, और अगर आप इसका क्रॉस कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी फर्स्ट जनरेशन में हिट्रोजाइगस मिले आपको सारे के सारे, ऑल द सीड्स विल बी हिट्रोजाइगस। अब मैं क्रॉस तो क्या बनाऊँ, ये आया, ऑल द प्लांट्स विल बी। अब F2 जनरेशन ले लेते हैं। ये कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, और यहाँ F1 वालों प्लांट्स को हमने ले लिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ F1, और इनके गैमेट्स बना देते हैं। चलो चेकर बोर्ड में बना देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और उसके बन गए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। क्या आया यहाँ पे, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। यहाँ क्या आया, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यहाँ क्या आया, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यहाँ क्या आया, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। स्मॉल बी एंड स्मॉल बी वाले जो हैं वो रिंकल्ड निकलेंगे, सीड्स विल बी रिंकल्ड, एंड उसमें स्टार्च भी छोटे मिलेंगे। और जबकि ये सारे के सारे गोल निकलेंगे। ठीक है, और इनके स्टार्च भी लार्ज निकलेंगे। बड़ी बड़े
इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये मिल रहा है देखिए। और जो ये इंटरमीडिएट वाले ये वाले जो हैं इनके अंदर भी देखिए नाउ बट द स्टार्च ग्रेन्यूल्स की अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या है, बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस इन द इंटरमीडिएट साइज कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के जो हैं वो स्टार्च ग्रेन्यूल भी उतने बड़े नहीं रहते हैं जितने कि कैपिटल बी टाइप के हैं। तो 3 तरह की कॉम्बिनेशन हो गए यहाँ पे, ठीक है, स्टार्च ग्रेन को लेकर के। और शेप के लेके 2 ही हैं, तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी इन स्मॉल बी। फिनोटाइप लिखते हैं यहाँ पे शेप एंड स्टार्च। तो इसके शेप कैसा होगा, ये राउंड, यहाँ पे कैसे होंगे राउंड, एंड यहाँ पे कैसे होंगे रिंकल्ड। एंड स्टार्च की बात करते हैं तो यहाँ लार्ज या इंटरमीडिएट एंड यहाँ स्मॉल। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि दैट इज द वन पेयर ऑफ जीन इज कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स, है ना। तो ये तो मेंडलियन लॉ का अगेंस्ट चलेगा भाई। मेंडल तो ऐसा नहीं कहता है, मेंडल तो ये कहता है कि वन पेयर ऑफ जीन विल कंट्रोल ओनली 1 कैरेक्टर, ठीक है। 2 एग्जांपल्स अपन ने पढ़े, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया को हो, दैट इज जहाँ पे आरबीसी शेप एज वेल एज देयर टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ जीन, एंड इन दिस केस वी आर स्टडीइंग दैट इज द सीड शेप एंड द स्टार्च ग्रेन्यूल साइज, दोनों जो है 1 पेयर जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लियोट्रॉपी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, प्लियोट्रॉपी इज अ केस in which one pair of gene controls more than one phenotype, phenotypic expression, ठीक है। वो एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको अपन ने एग्जांपल दिया है यहाँ पे प्लियोट्रॉपी। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँ। एनी डाउट चिल्ड्रन? चलिए आगे देखते हैं क्या इसी का आगे देख लेते हैं। सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज अ फिनोटाइप देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील्स दैट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो गया, क्योंकि ये वाला जो केस है, बीच वाला जो केस है, वहाँ पे न तो वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इंटरमीडिएट साइज आ गया, ठीक है। अगर आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो ये वाला एक और एग्जांपल ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी हो गया, लीट। क्योंकि इसमें कैपिटल भी है, वो पूरा बड़ा बनाना चाहिए, उसको डोमिनेट होना चाहिए, तो पूरी तरह से लार्ज साइज़ के होने चाहिए, लेकिन ये पूरे लार्ज नहीं हो रहे हैं, वो इंटरमीडिएट साइज़ के आ रहे हैं। तो वेयर द कैपिटल बी इज नॉट एबल टू शो इटसेल्फ फुल्ली नीदर स्मॉल बी। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ होना चाहिए। ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि साहब आप एक ऐसा प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल बताओ जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल बनता हो, ठीक है। तो डोमिनेंस नॉट ऑटोनोमस feature of the gene or the product that has information from it depends on as much as on the gene product and the production of particular phenotype, ठीक है। वो जीन से एक पर्टिकुलर टाइप का फिनोटाइप बन रहा होगा, उसको वो कंट्रोल कर रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि 2 करेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है। 2 को कैसे कर रहा है, बिकॉज वो हो सकता है कि एक की एक का जो केमिकल प्रोसेस हो उसका प्रोडक्ट ही दूसरे को भी अफेक्ट करता होगा, ठीक है। वन ऑफ द प्रोसेस जो है इसका लिए मान लीजिए शेप के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती होगी, वो इसके रास्ते ही जाता होगा, तो अगर ये डिफेक्टिव तो वो भी ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और अ प्रोडक्ट दैट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर इट दैट इट डिपेंड्स as much as on the gene product that are production of a particular phenotype from the product as it does the particular phenotype
दैट वी चूज़ टू एग्जामिन। तो यहाँ पे यही समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा है कि जैसे स्टार्च का जो शेप है उसको कंट्रोल करने वाला जो भी प्रोसेस होगा वो उसी के कारण जो है शेप ऑफ द सीड भी जो है वो अफेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता होगा। एंड दैट इज़ वाई वन पेयर ऑफ जीन, ये असल में कंट्रोल तो एक ही करेक्टर को कर रहा है लेकिन उसके कारण वो कंट्रोल हो रहा है ना। अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कोई पर्टिकुलर डिटर्जेंट या सोप हम यूज़ करते हैं है ना यूनिफॉर्म वॉश करने के लिए, और वो सोप ख़त्म हो गया या ख़राब निकला तो उसके कारण यूनिफॉर्म साफ़ नहीं हुई, तो बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं होने का कारण एब्सेंट भी हो गया स्कूल में। ठीक है ना, सोप से बच्चे का एब्सेंट होने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि सोप डिफेक्टिव है तो यूनिफॉर्म साफ़ नहीं है, यूनिफॉर्म साफ़ नहीं है तो बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसे ही क्या है, दिस पर्टिकुलर जीन में बी अफेक्टिंग वन पर्टिकुलर थिंग एंड दैट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग द सेकंड एक्सप्रेशन, एंड दैट इज वाई वन पर्टिकुलर जीन जो है वो एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। जबकि अगर हम ये डायरेक्टली पूछें कि भाई स्कूल का बच्चे का स्कूल जाना, अटेंडेंस लगना, ये सोप पे डिपेंड करता है, कि कोई भी हंसेगा बोले ऐसा कैसे हो सकता है सर, सोप का क्या लेना देना है ना। तो वही कुछ बात अपन को यहाँ पे समझ आ रही। अच्छा, प्लियोट्रॉपी हो गया। नाउ लास्ट हमारा एग्जाम्पल, लास्ट तो नहीं है, एक और पढ़ेंगे आगे हम, उसको हम पढ़ते हैं एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस क्या है? एक फेमस एग्जाम्पल जो पहले सबसे पहले स्टडी किया गया था उसको देखते हैं। ये है स्वीट पी में दो कलर के फ्लावर होते हैं, पर्पल एंड वाइट। ठीक है, पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कर दिया, है ना। द प्लांट विद द पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद प्लांट विद वाइट फ्लावर। सो व्हाट दे फाउंड कि इसका F1 जनरेशन में कौन से फ्लावर आएंगे, सारे पर्पल ही आएंगे क्योंकि पर्पल इज डोमिनेंट। सो ऑल द प्लांट्स विद द पर्पल फ्लावर्स वर देयर। तो हम बता सकते हैं कि भाई ये कैपिटल P टाइप का होना चाहिए, इसके जीनोटाइप कैसे होने चाहिए, कैपिटल T P, और इसके कैसे होने चाहिए, स्मॉल p, और इधर से एक कैपिटल P और इधर से एक स्मॉल p आया तो ये जो है हेटेरोजाइगस हो गए, कैपिटल P एंड स्मॉल p। ऑल द प्लांट्स आर ऑफ दिस टाइप। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, ये तो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसा आ रहा था बिल्कुल वैसा के वैसा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है, व्हेन दिस F1 purple flower plants of F1 were allowed to क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेट। सो व्हाट ही फाउंड दैट 9 टाइम फ्लावर जो हैं, 9 टाइम फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, पर्पल आते हैं, एंड 7 टाइम प्लांट जो होते हैं, हाँ फ्लावर्स, वो वाइट आते हैं। ये तो प्रॉब्लम ही है, ये कौन सा क्रॉस है भाई। आप एक ही करेक्टर को स्टडी कर रहे हो, दैट इज पर्पल कलर ऑफ फ्लावर को, कलर ऑफ फ्लावर इज वन सिंगल करेक्टर। नाउ सिंगल करेक्टर का एक्सप्रेशन जो है F2 के अंदर जो उसका रेशो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 3:1 आ जाए या एट दी मोस्ट 1:2:1 आ जाए। यही पढ़े ना हमने, जो है अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से होता तो 1:2:1 आया था, और कंप्लीट डोमिनेंस के हिसाब से 3:1 आना चाहिए। ये कौन सा रेशो आ गया, 9:7। तो इसने परेशान किया साइन। और 9:7 का अगर हम टोटल लगाते हैं तो हमारे को मिलता है कि वो जो है 16 होते हैं। 9 + 7 जो है वो टोटल कितने हो गए, 16 कॉम्बिनेशन तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मिलती है। 16 कॉम्बिनेशन कहाँ मिलने था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, पर ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक ही करेक्टर है। इसका मतलब हमको ये चीज छोड़नी पड़ी कि ये जो है वन सिंगल करेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर, है ना। एज पर मेंडल क्या कहता था, ईच करेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर। अगर वन पेयर फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है तो रेशो 3:1 आना चाहिए था। इसका मतलब ये एक से ज़्यादा, और लेकिन अगर हम वो भी मान लेते हैं कि 2 करेक्टर से हो रहा है तो फिर 9:3:3:1 की जगह ये 9:7 क्यों आया। तो इसको समझते हैं, चलिए बनाते हैं।
हमने माना कि ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो कैपिटल पी है और एपिस्टैटिक जीन जो है उसको मैं कैपिटल ई से लिख देता हूँ फॉर पर्पल फ्लावर, और स्मॉल पी स्मॉल ई इसको मैं वाइट से लिख देता हूँ. वाइट फ्लावर आर स्मॉल ई एंड कैपिटल ई आर द पर्पल फ्लावर. जीन इसके बनेंगे, जितने भी बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कैपिटल पी एंड कैपिटल ई. अच्छा, ये प्लियोट्रॉपी एपिस्टेसिस, हाँ ठीक है. और यहाँ से कैसे आए, स्मॉल पी एंड स्मॉल ई. तो F1 के जितने भी प्लांट बने वो कैसे बने, कैपिटल पी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. ऑल द प्लांट्स आर ऑफ दिस टाइप. और ये सारे के सारे कैसे हो गए, पर्पल हो गए. ये वाला भी एक डोमिनेंट है, ये वाला भी एक डोमिनेंट है, ऑब्वियसली इट विल बी पर्पल, है ना. चलिए नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं इसको. ये हमारा पर्पल फ्लावर जिसका जीन है कैपिटल पी कैपिटल ई स्मॉल ई. और यहाँ पे भी ऐसे ही कैपिटल पी कैपिटल ई स्मॉल ई, है ना. इनसे जो 4 तरह के फैक्टर बनते हैं और इससे भी 4 तरह के फैक्टर बनते हैं, जैसे कि अपना डाईहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा है. कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई एंड स्मॉल पी स्मॉल ई. ये 4 फैक्टर इधर लिख देता हूँ. कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई एंड स्मॉल पी एंड स्मॉल ई. यहाँ देखते हैं क्या आया है, कैपिटल पी कैपिटल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई एंड यहाँ कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. कितनी देर बची है, जाएगी मीटिंग. और ये वाला इधर लिख देते हैं कैपिटल पी कैपिटल ई स्मॉल ई, और ये उधर लिख देते हैं कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल ई स्मॉल ई कैपिटल ई, है ना. और यहाँ पर आ जाएंगे दोनों के दोनों पी डोमिनेंट एंड दोनों ई छोटे. यहाँ आएंगे दोनों पी छोटे और दोनों ई डोमिनेंट. यहाँ आएंगे कम से कम एक पी डोमिनेंट, बाकी सब छोटे. वही यहाँ आ जाएंगे कैपिटल पी स्मॉल ई. यहाँ स्मॉल पी कैपिटल ई एंड स्मॉल ई. एम आई राइट चिल्ड्रन? मैं कहीं पे गलत हूँ क्या? पर्पसली मुझे कहीं गलत छोड़ना पड़ेगा ऐसे, अगर आप इररेस्पॉन्सिव बैठे रहेंगे तो हमको देखना है कि जहाँ कम से कम एक पी और एक ई कैपिटल हो वो सारे पर्पल फ्लावर हो जाएंगे. तो ये हमारा पर्पल फ्लावर हो गया. ये भी हमारा पर्पल फ्लावर हो गया. ये भी हमारा पर्पल फ्लावर हो गया. इसको भी मैं इसी तरह से बना देता हूँ. चौंचला कॉपी वॉपी का फंक्शन होना चाहिए कि यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो, होगा. और यहाँ पे भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल, ये भी पर्पल फ्लावर, ये भी पर्पल फ्लावर, ये भी पर्पल फ्लावर, ठीक है. और ये भी पर्पल, ये तो बना दिया था पहले फिर मिटा दिया. तो आप देख लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्लावर तो ऐसे हो गए जो पर्पल कलर के आए. और यहाँ पे क्या है, दोनों पी छोटे हो गए तो ये नहीं बता सकता. यहाँ दोनों मतलब दोनों ई छोटे हैं तो ये पर्पल नहीं होंगे, वाइट हो जाएंगे. ये भी वाइट हो जाएंगे. यहाँ दोनों पी छोटे हो गए तो ये वाइट हो जाएंगे. यहाँ पे भी दोनों ई छोटे हैं तो ये वाइट हो जाएंगे. ये भी, और ये तो पूरा ही छोटा है. तो ये सब के सब कैसे बन गए, वाइट फ्लावर बन गए.
दे आर वाइट फ्लावर। ठीक है, कितने हो गए हैं देख लीजिए आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो 7 हमारे पास में वाइट आए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये जो ई अपन ने लिखा है वो एपिस्टेटिक जीन है, इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट इट इज इंटरफेयरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पी। इट इज इंटरफेयरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पी। जब कोई एक ऐसा जीन जो उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो बट इट इज इंटरफेयरिंग, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, या हम उसको कह देंगे एपिस्टेटिक जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टेटिक जीन। तो कोई जीन जो है वो उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो बट इट इज स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री, स्टिल अफेक्टिंग इट। हो सकता है वो किसी और चीज़ का हो। इफ़ आई गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम द रियल लाइफ, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। क्या मान लीजिए कोई एक लड़का है, कोई भी नाम मान लीजिए उसका, राकेश मान लीजिए, ऐसा नाम हमारे आसपास कहीं नहीं होगा। एक लड़का है राकेश, वो राकेश जो है बहुत तेज़ स्कूटर चलाता है। कब चलाता है, जब वो अकेला चला रहा हो, है ना। एक दिन राकेश के स्कूटर के पीछे उसके पापा बैठ गए, तो वही राकेश जो तेजी से स्कूटर चलाता था, आज उसका स्कूटर बिल्कुल धीरे चल रहा है। तो आपको ताजुब होता है कि नहीं, बोले यार ये राकेश आज इतना धीरे कैसे स्कूटर चला रहा है। ऑब्वियसली क्यों चला रहा है, बिकॉज हिज फादर इज सिटिंग बिहाइंड। नाउ उसके फादर के हाथ में नहीं है एक्सीलेटर, नहीं उनके फादर के हाथ में जो है क्या नाम से जी, वो मतलब स्कूटर जो है वो 50, 60, 70 जितना मैक्सिमम चला सकता है। आपने देखे होंगे ना लड़कों को, बहुत सारे लड़के ऐसे दिखते हैं हमारे को, है ना, और वो ज़बरदस्ती होना पे 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 करते रहेंगे, है ना, ज़बरदस्ती किसी के पीछे आकर के ज़बरदस्ती हॉर्न बजाना है, एंड स्किड करेंगे गाड़ी को, कभी क्या करेंगे, कभी जिगजैग करेंगे, और भी बहुत कुछ करते हैं। ये सारी आज़ादी कब है किसी बच्चे के पास में, जब वो अकेला चला रहा हो, जब उसके मम्मी पापा नहीं देख रहे हो, है ना, या फिर वो ऐसी जगह पे चला रहा हो जहाँ पे कि उसकी पहचान का कोई नहीं हो। जिस दिन राकेश के साथ में उसके पापा भी बैठ जाते हैं पीछे, राकेश के साथ उसके पापा बैठ गए पीछे, तो उस दिन उसकी गाड़ी एकदम नॉर्मल चलती है ना। उसकी स्पीड जो होगी वो 30 से 40 के बीच में रहेगी, और वो कोई हॉर्न नहीं बजाएगा फालतू, और वो कोई स्किड नहीं करेगा, कोई जिगजैग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कंट्रोल सारे के सारे उसके खुद राकेश के हाथ में है, तो फिर अब उसका बिहेवियर क्यों बदल गया। तो उसका बिहेवियर इसलिए बदल गया बिकॉज देर इज समथिंग एल्स विच इज कंट्रोलिंग, विच इज अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन। देर इज समथिंग एल्स। अब उसके डैडी स्कूटर नहीं चला रहे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है, येट उनका होना, उनकी प्रेजेंस अकेला ही जो है इसके एक्सप्रेशन को चेंज कर दे। एपिस्टेटिक जीन्स आर सच जीन्स व्हेन दीज जीन्स विच आर नॉट एक्चुअली मेंट फॉर दिस कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि 2 पेयर ऑफ जीन एक्चुअली उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कुछ और चीज का जीन होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ दैट जीन एक्चुअली अफेक्ट द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारा एग्जाम्पल था इससे पहले वाला, वहाँ पे हमने पढ़ा कि वो पर्पल कलर तो कैपिटल पी एंड स्मॉल पी से ही कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो एपिस्टेटिक जीन जो है कैपिटल ई एंड स्मॉल ई जो है वो किसी और चीज़ का होगा, या प्रोबेबली वट एवर इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कलर ऑफ दिस थिंग, येट इट्स प्रेजेंट इट सेल्फ इज अफेक्टिंग इट। ठीक है। अनदर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इज देयर, अगर आप चूहों के अंदर ये एल्बिनो रैट्स जो हैं उनके अंदर एक एग्जाम्पल दिखा है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, और फिर अपन उस पर करेंगे, दैट इज़ पॉलीजेनिक। तो चूहों के अंदर क्या है कि देर आर 2 कलर्स, ठीक है, एक तो ब्लैक कलर होते हैं और एक जो है वो वाइट कलर है। और ब्लैक को अगर हम कैपिटल बी से लिख लेते हैं एंड इसको स्मॉल बी से लिख लेते हैं, है ना, मैंने उतार तो रखा था कहीं पे। जब इनको क्रॉस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी डाल देते हैं यहाँ पे। तो बुक में इसको कैपिटल ए से लिखा है, आपकी बुक के अंदर आई डोंट नो वेदर दिस इज देयर और नॉट देयर, आई डोंट नो, इज दिस एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक, जस्ट सी। नो, कोई दिक्कत नहीं है,
जो ब्लैक रैट था उसको कैपिटल ए से लिख देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जीन को कैपिटल सी से लिख देते हैं। इसको स्मॉल ए एंड स्मॉल सी से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। और F1 के अंदर हमारे पास कैसे आ जाएंगे, एक कैपिटल ए, उधर से स्मॉल ए, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ये वाले जो भी रैट हैं वो सारे ब्राउन हो गए, ऑल दीज रैट्स आर ब्राउन। ठीक है, ये अब आप इसको कौन सा वाला वो मानते हैं ये देख लीजिए। मतलब ब्लैक कलर और वाइट कलर हैं तो ब्राउन कैसे हो गए हैं, फिर जो भी है वो अलग चीज़ है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। अब हम देखते हैं कि ब्राउन कलर वाले रैट्स जो हैं वो हमारे, ये जो दो ब्राउन कलर वाले रैट्स हैं इनको हम जो है क्रॉस करते हैं। तो इनके जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। तो ये 4 तरह के जीन बना देंगे, कैपिटल ए कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल सी। ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे कैपिटल ए कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल सी। और जब इनके फैक्टर्स हम बनाते हैं, देखिए कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी एंड कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। वैसे ही बनेंगे जैसे अपन डायहाइब्रिड क्रॉस में अब तक बनाते आए हैं। ठीक है, इफ़ आप जब तक अपने हाथों से रिपीट नहीं करेंगे ना बच्चे, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम देगी लेटर ऑन। सो प्लीज़ डू दीज एक्सपेरिमेंट्स इन, ये सारा आप एक बार पढ़ करके और ख़ुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे है कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी। यहाँ है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ है कैपिटल ए, उधर से भी आया कैपिटल ए लेकिन सी दोनों स्मॉल हो गए। यहाँ पे स्मॉल दोनों ए हो गए और सी दोनों ए हो गए। यहाँ है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ भी ऐसे ही आए हैं। स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं एक कैपिटल है बाकी सब के सब स्मॉल है, और यहाँ देखने को मिल रहा है एक सी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। वही यहाँ पे देखेंगे ए कैपिटल बाकी सब स्मॉल, और यहाँ दिख रहे हैं अपन स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड यहाँ सबके सब स्मॉल। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बड़ी विचित्र सी स्थिति दिख रही है आपको। ये वाला आपका ब्राउन हो गया, जहाँ जहाँ ब्राउन है मैं इसको ये कलर से दिखा देता हूँ, ये ब्राउन हो गया आपका। ठीक है, जहाँ जहाँ कम से कम एक ए और एक सी डोमिनेट है, वहाँ पे सब जगह आपको क्या दिख रहे हैं, वो ब्राउन दिख रहे हैं। तो ये ब्राउन हो गया आपका, 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 और ये ब्राउन और ये ब्राउन और ये ब्राउन। ठीक है, एटलीस्ट 1 ए एंड 1 सी वो अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो सारे के सारे चूहे तो कैसे हो गए, ब्राउन हो गए। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही सी जो है या कम से कम एक सी, दोनों ही सी या कम से कम एक सी जो है वो अगर डोमिनेट कर रहा हो, कौन से केस में, ये वाले केस में, ये वाले केस में और ये वाले केस में, तो ये हो गए कैसे, ब्लैक। और ये जो 3 केस है बचे हुए, वो 3 हो गए हमारे एल्बिनो। एल्बिनो को कैसे दिखाऊं मैं, ये दिखा देता हूँ। एल्बिनो एल्बिनो एल्बिनो, तो ये आपको रेशो मिला 9:4 हो गया ना। ये एल्बिनो हमारे पास, ये भी 4 हो गए, स्मॉल सी वाले। ठीक है, जहाँ दोनों सी छोटे हैं, जो दोनों सी छोटे हैं तो वो एल्बिनो हो गए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से केस में क्या क्या आएंगे। ब्राउन कब आए, जब कम से कम एक ए और एक सी डोमिनेट हो। ठीक है, और ब्लैक कब आएंगे, जब कम से कम एक सी डोमिनेट हो, है ना, लेकिन ए जो है वो स्मॉल रहे। और एल्बिनो कब आ रहे हैं,
एल्बिनो कब आ रहे हैं? जब दोनों के दोनों ही सी जो हैं वो छोटे हों, रिसेसिव। ए से कोई मतलब नहीं है, ए या तो कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सी है वो जबरदस्ती अड़ंगा लगा रहा है, सी का कोई लेना देना नहीं है इससे। सी इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री जीन। मेंडलियन एक्सपेरिमेंट जो है उसने कहा कि हर करेक्टर वन पेयर फैक्टर से कंट्रोल होता है। तुम कहाँ से आ गए यार जबरदस्ती बीच में दाल भात मुसलचंद है? तो ये ऐसा ही होता है। आप ही देखें कि नॉर्मल ज़िंदगी में हमारे ऐसे ही होता है, कोई ठीक ठाक बिहेव कर रहा होता है लेकिन किसी को देखते के साथ ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं टिकटॉक पे इतनी सारी वीडियोस आती हैं, सब यही देखते हैं, है ना, कि वो कहीं बैठा है होटल में खाना खा रहा होगा तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बातें कर रहा होगा तो उसका तरीका चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं ना, कोई तीसरा थर्ड पार्टी कोई लेना ना देना वो हमारे एक्सप्रेशन को चेंज कर दे, तो उस वाले ऐसे केस को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर ऑल्सो नोन एज एपिस्टेटिक जीन, और इस तरह के बिहेवियर को हम कहेंगे एपिस्टेसिस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैट्स, माइस के अंदर ये देखा है। और इससे पहले जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वो हमारा स्वीट पी के अंदर था। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ह्यूमन स्किन कलर का भी इनहेरिटेंस आपको समझा दूँ। ठीक है, तो उसको वो सबसे सबसे विचलित करने वाला तो वही है, क्योंकि हम जो है मतलब जब भी इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो वी आर कंपेयरिंग इट विद द ह्यूमन स्किन कलर, है ना। मेंडल ने जब अपना लॉ दिया तो किसी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करा। बोले क्यों एक्सेप्ट करेंगे यार, कोई भी वो बोलेगा यार इंसान का कलर में तो कभी आपको ऐसा दिखा ही नहीं है कि भाई तो फादर या मदर में से किसी एक का कलर आ रहा है। तो फिर हम कैसे मान लें कि जो तुम कह रहे हो वो हमेशा सही होगा, है ना। तो पीपल आर जस्ट रिजेक्टेड मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस फॉर 35 लॉन्ग ईयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन स्किन कलर्स इनहेरिटेंस। वो वैसा नहीं पाया जैसा कि माना। और लेटर ऑन क्वाइट लेट वी केम टू नो कि ह्यूमन स्किन कलर जो है वो मोर देन वन पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। अगर ये तीनों के तीनों डोमिनेट हैं, ठीक है, अगर तीनों के तीनों डोमिनेट कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसे हो जाएंगे, एकदम काले, है ना। काले को तो काले पेन से लिख देता हूँ। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो वो कैसे हो जाएंगे, नाइजर, निग्रो। और अगर इसके ये वाली वैरायटी आई स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी, तो आपने आज तक जितनी फेयरेस्ट किसी पर्सन को देखा हो, बोरिस बेकर जैसे को, आपको तो नहीं पता होगा बोरिस बेकर, देखो टेनिस प्लेयर बोरिस बेकर, जर्मन, आंखें वाँखें सब कुछ सफ़ेद उसके। तो ऐसा एकदम एल्बिनो, एकदम फेयर। ठीक है, तो इसने क्या कंट्रीब्यूट करा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसने क्या कंट्रीब्यूट करा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। यहाँ पर आ गया F1 जनरेशन में कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। ये इंडियन कलर है व्हीटिश। ठीक है, मेड से थोड़ा और फेयर, ये F1 व्हीटिश कलर। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, कौन किसको क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके 2 ब्रिटिश लोगों की शादी करा दें, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। हस्बैंड हो मान लीजिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इनके बच्चे, भारत में हम अक्सर ऐसे ही देखते हैं, दो करीब करीब, खैर तमन्ना तो सबकी यही होती है कि उसकी बीवी जो है एकदम गोरी चिट्टी हो, लेकिन हर एक को नहीं मिलते, हर कोई हर औरत को क्या कहते हैं आता ना जेठालाल जैसे भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति एक जैसे गोरे और चिट्टे नहीं हो सकते हैं, तो जो मिले उससे शादी होती है। शादी केवल रंग से ही नहीं डिसाइड होती है, देयर आर मेनी थिंग्स विच आर डिसाइडिंग दैट। तो मान लीजिए ये इंडिया में 2 कॉमन कलर वाले, नॉर्मल कलर वाले जो है उन्होंने शादी कर ली। अब उनके बच्चे कैसे कलर के होंगे? नॉर्मली हम देखते हैं कि वो व्हीटिश कलर के ही होते हैं। इज इट नेसेसरी कि उनके बच्चे व्हीटिश ही हो? Some example can be as dark as Negro. To some example can be as fair as albino. कुछ
बच्चे उनके एकदम, मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा 1/64 चांस ऐसा है कि उसका बच्चा एकदम काला पैदा हो, 1/64 प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि उसका बच्चा एकदम गोरा हो, 20/64 ये पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा जो है वो विटिश कलर का हो, 15 क्या कहते हैं 64 ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो, 15/64 ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका बच्चा थोड़ा फेयर हो, ठीक है, और 6/64 ये पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा एकदम गोरा तो नहीं हो, लेकिन मिलते हैं ना जैसे इंडिया में कई सारे आपको गोरे वैसे वाले हो, और 6/64 ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका बच्चा थोड़ा ज़्यादा गहरा ब्लैक कलर का हो, लेकिन वो एकदम निग्रो जैसा नहीं हो, ठीक है। ये वेरी डार्क, इसको तो हमने ब्लैक ही मान लिया, इसको डार्क मान लिया, इसको व्हीटिश मान लिया, इसको हमने मान लिया क्या, फेयर, इसको मान लेंगे वेरी फेयर, और इसको मान लेंगे एंड बिलो। कैसे हुआ ये? हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, मैं तो टीचर हूँ और इंडियन सिस्टम में तो टीचर कुछ भी लिख देते हैं और मान लेते हैं अपन, हमारे सर ने यही पढ़ाया, बच्चे को पहले से ही बोलते हैं, मम्मी की बात नहीं मानता वो, टीचर की बात मानता है। वो ओपन डे पे आते हैं, पेरेंट्स आकर बोलते हैं सर आप ही कुछ समझाओ, आपकी बात मान लें, हमारी तो सुनता ही नहीं है। तो आपने ये सोचा हाँ सर ने बोला कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। इज़ इट रियली ट्रू? कुछ तो इनहेरिटेंस, कुछ तो रीज़न होगा, देखते हैं। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन बनाया, अगर हम इन सारे को, ये वर्कआउट करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ ये काम, थोड़ा थोड़ा फुर्सत का काम है। आप देखिए 8 टाइप की पॉसिबिलिटी बनेंगी इनकी, किसकी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 8 टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 पॉसिबिलिटी है, 8 टाइप के फैक्टर्स बन सकते हैं। ये 8 टाइप के फैक्टर हस्बैंड के हो गए, 8 टाइप के फैक्टर्स आप इधर लिख दीजिए वाइफ के, और फिर इनका एक चेकर बोर्ड बनाइए, ठीक है। 8 टाइप के फैक्टर यहाँ लिख दीजिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, एंड द लास्ट वन इज, मैं वहाँ नहीं लिख सकता, मेरा कंट्रोल है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए उसको, और इसके आप चेकर बोर्ड, वही हुआ ना, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ओके। और इसमें आप जो है अपने फिगर भर दीजिए, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। और फिर आप क्या करना है, आपको क्या करना है आपको कि आप जब जीन कॉम्बिनेशन लिखेंगे 8, मतलब 6 के बन गए ना, 6 फादर 3 फादर के 3 मदर के करके, तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। देखिए अगर आपके पास कॉम्बिनेशन आया कैपिटल ए कैपिटल बी, नहीं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, मतलब ऑल 6 आर डोमिनेटिंग, तो वो एकदम ब्लैक हो जाएगा। और जब यहाँ कॉम्बिनेशन आया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी, तो एकदम फेयरेस्ट, जिसको हम एल्बिनो कह सकते हैं। ऑल 6 आर डोमिनेटिंग, एकदम डार्क, ऑल 6 आर रिसेसिव, एकदम फेयर। अच्छा, अब 5 डोमिनेट करे और 1 रिसेसिव हो, 3 तरह की पॉसिबिलिटी आएगी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। यहाँ पे ये रिसेसिव है, किससे बताऊँ, इससे बता देता हूँ,
यहाँ पे ये रिसेसिव है, यहाँ पे ये रिसेसिव है, यहाँ पे ये रिसेसिव है, एटलीस्ट वन रिसेसिव आया तो वो क्या है, डार्क होगा बहुत ज़्यादा। ऐसे यहाँ पे 6 जो रिसेसिव थे उसमें एक डोमिनेंट आ जाए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, या स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो यहाँ पे क्या आपको ये वाला डोमिनेटिंग करता हुआ मिला, यहाँ ये डोमिनेट करता हुआ मिला, यहाँ ये डोमिनेट करता हुआ, तो वो जो है एकदम फेयर होंगे, एल्बिनो से थोड़ी कम फेयर। यहाँ पे 6 डोमिनेटिंग है, 6D, यहाँ 5D हो गए, यहाँ पे क्या है 1D हो गया, और यहाँ 0D है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनानी है जहाँ पे 2-2 डोमिनेट कर रहे हो। तो 2-2 डोमिनेट करते हुए कैसे कंडीशन बन सकती हैं आप देखिए, इस बार आपके पास 6 कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना, और फिर उसके बाद दोबारा आप करिए इससे आगे। तो इस तरह से आपके पास में कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे और फिर उनको आप लिखते चल जाइए। तो इस तरह से आपके पास में जो है टोटल नंबर ऑफ 64 जो कॉम्बिनेशंस बन रही हैं उनके टोटल नंबर आएंगे। तो यह आएगा 1 आउट ऑफ 64, इस जैसा एक ही रहेगा, इस जैसे आपको 6 मिलेंगे, 6 आउट ऑफ 64 ऐसे मिलेंगे, 6 आउट ऑफ 64 ऐसे मिलेंगे, 1 आउट ऑफ 64 ऐसा मिलेगा। ये आपको करके देखना है आज, है ना। और फिर दो मतलब ये 5 डोमिनेंट वाला है ना, 4 डोमिनेंट वाले आपको ऐसे मिलेंगे 15, 64, ठीक है, और 3 डोमिनेट वाले आपको कैसे मिलेंगे 20 आउट ऑफ 64। फिर 2 डोमिनेट करने वाले आपको कैसे मिलेंगे 15, और फिर आपको कहा मैंने 1 डोमिनेट करने वाला वो मिलेगा 1 आउट ऑफ 64, और 0 डोमिनेट करने वाले मिलेंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंडीशंस मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन ऑल 6 आर डोमिनेटिंग, ऐसा एक ही एग्जाम्पल मिलेगा। जहाँ 5 डोमिनेट कर रहे हैं वैसे आपको कितने एग्जाम्पल मिलेंगे 6। जहाँ 4 डोमिनेट कर रहे हैं तो आपको ऐसे मिलेंगे 15। जहाँ 3 डोमिनेट कर रहे हैं वैसे आपको मिलेंगे 20। जहाँ 2 डोमिनेट कर रहे हैं वैसे आपको मिलेंगे 15, और जहाँ 1 डोमिनेट कर रहा है वैसे आपको मिलेंगे 6, और जहाँ 0 डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ आपको मिलेंगे 1। ये एकदम डार्क होगा, ये थोड़ा कम डार्क होगा, ये लेस, ये वीटिश, ये थोड़ा सा मतलब क्या कहेंगे इसको, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये इसको हम कह देंगे फेयरेस्ट, तो इसको कहेंगे लेस फेयर। ठीक है, यहाँ थोड़ा और लेस फेयर होगा, लेस या लीस्ट फेयर, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, ऑल द मोर लेस फेयर। तो इस तरह से बनेंगे, है ना। तो स्किन कलर में आपको इतनी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, माँ बाप के रंग से, माँ बाप का रंग तो कुछ एक ही होगा, फादर का और मदर का 2 अलग अलग कलर होंगे। ये तो तब लिए हमने जब बिल्कुल वीटिश कलर के थे, है ना, इंटरमीडिएट कलर के। अब अगर डार्क वाले का इधर से लेके उधर से लेके करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो आई थिंक मेंडल ने जितने भी कुछ पढ़े थे और उससे जो डेविएशन मिले उनमें से कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए। हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वी हैव स्टडीड को डोमिनेंस, वी हैव स्टडीड क्या कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म, देन वी हैव स्टडीड प्लियोट्रॉपी, देन वी हैव स्टडीड एपिस्टेसिस, एंड दिस इज द लास्ट पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट जो है हमारी बॉडी में कई जगह मिलता है, जिसमें हाइट भी है पॉलीजेनिक। RH फैक्टर आपने सुना होगा, RH फैक्टर, है ना, ब्लड ग्रुप। आप देखिए मतलब ज़्यादा कॉमन पॉजिटिव मिल रहे हैं, वेरी रेयर इवेंट होता है जहाँ कोई नेगेटिव मिल रहा है। अगेन इट इज़ कंट्रोल बाय 3 पेयर फैक्टर्स, 3 पेयर फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग RH फैक्टर। अगर 6 की 6 प्रेजेंट होंगे तब भी RH पॉजिटिव, 5 प्रेजेंट होंगे और 1 एब्सेंट है तब भी वो पॉजिटिव, तब भी RH पॉजिटिव, 4 प्रेजेंट होंगे तब भी पॉजिटिव,
3 प्रेजेंट होंगे तब भी, 2 हो या इवन 1 हो, इवन एटलीस्ट 1 जीन इज प्रेजेंट तो वो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑल 6 आर एब्सेंट तो RH नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही हम जो है थैलीसेमिया का केस पढ़ेंगे, तो थैलीसेमिया में भी ऐसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स के हैं। अबाउट दिस वी विल स्टडी इन द कॉन्सिक्वेंट केसेस, जब हम आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में तो हमको मालूम। तो ये 6 केसेस आपके मेंडलियन लॉ से। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, व्हाट आई वांट टू से इज दैट मेंडल हैज़ नॉट टोल्ड अस एवरीथिंग। मेंडल है जस्ट पेव द वे, उसने एक रास्ता बताया कि भाई इस रास्ते चलना है। अब आगे आप हमने क्या करा, हमने फैक्टर्स तो लिए हैं। वेन एवर वी हैव टू एक्सप्लेन इनहेरिटेंस वी हैव टू टेक फैक्टर। ठीक है, लेने तो वही पड़ेंगे, जहाँ यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, है ना, जो भी है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एंड वहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तरीका वही है, फैक्टर्स को ही लेना पड़ेगा, समझाना उसी से ही पड़ेगा। लेकिन मेंडल तो बता ही नहीं पाया फैक्टर क्या होते हैं, मेंडल तो यही नहीं बता पाया कैसे दिखते हैं, किसके बने होते हैं, क्या होते हैं। तो उसने एक रास्ता बना दिया, है ना, और उससे तो जब तक चांद पे कोई गया नहीं था ना, तब तक सब ये था चांद तो मामा है ना। फिर किसी ने कह दिया वो सैटेलाइट है, लेकिन वो क्या है, कैसा दिखता है, उसकी सरफेस कैसी है, उसमें क्रेटर्स से कैसे हैं, बड़े हैं नहीं है, पत्थर हैं, रॉक है नहीं है, पानी है नहीं है, कौन कौन सी गैसेज हैं, ये सारे तो तब जाएंगे, वहाँ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा ना। तो एक नया रास्ता किसी ने बताया, किसी ने सुझाया, है ना। सबसे पहले हमने जो है मतलब ऐसे ही कुछ भेज दिए, फिर किसी स्पेस में जो है कुछ रॉकेट्स वगैरह भेजे, फिर लाइका को भेज दिया, कुतिया को, फिर कुछ इंसानों को भेज दिया। तो अब कहीं जा करके पहली बार कोशिश करी कि चलो रॉकेट भेज देता हूँ, कितना सोचा होगा रॉकेट को, भैया चला जाएगा, पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, वो पहुँच गया तो वापस कैसे लेके आएंगे, है ना, वहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं है, कैसा काम चलेगा, एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। फिर भी लोगों ने हिम्मत करी, है ना, और कर कुरा करके ये किया। तो someone when pave the way the others had to just follow, उसके बाद रास्ता आसान हो जाता है। जब तक उसके बारे में पता ही नहीं है तब तक क्या करेंगे, है ना। तो जब तक क्या नाम से डाल्टन ने कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, तो इंडिविजिबल ही था वो, है ना। सब यही सोचते थे एटम तो तोड़ ही नहीं सकते। अब बाद में मालूम पड़ा है एटम को तोड़ने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एटम को तोड़ेंगे तो इनॉमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और सारे एटम बम, हाइड्रोजन बम, दिस बम दैट बम, है ना, और इतने भी एटॉमिक पावर प्लांट और उन्हें एनर्जी सोर्सेस, ये सारी चीज़ छुपी रह जाती है अगर हम डाल्टन की इस बात पे विश्वास करके बैठ जाते हैं कि एटम इज इंडिविजिबल। तो रास्ते बनते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ वाई जेनेटिक्स में हमने क्या नाम से इसको फादर ऑफ इनहेरिटेंस का। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। और ये वाला इसको पूरा कर लीजिए, है ना, इसको कर लेना।